औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को सेक्शन 1 से लेकर आखिर तक डिस्कस करेंगे और इसके अहम टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ये तमाम नए वकला साहबान के लिए भी और तमाम दोस्तों के लिए, पाकिस्तान के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको कानून जानने के लिए फ़ायदेमंद होगा। सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड 1860 जो पहले पाकिस्तान बनने से पहले इंडियन पीनल कोड 1860 था, तो उसके बाद पाकिस्तान पीनल कोड 1860 बना दिया गया। तो इस तरह ये 6 अक्टूबर 1860 इंडियन पीनल कोड बनाया गया था। फिर पाकिस्तान पीनल कोड 1947 के बाद आ गया। इसमें सबसे पहले प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल इज़ द बेसिक थिंग इन विच द actual aim of an enactment has been described। तो इसमें कहते हैं whereas it is expedient to provide a general penal code for Pakistan, it is enacted as follows। ये preamble है और preamble में तमाम sections हैं। जो section 1 to 5 जो है वो इसमें आता है। 1 to 5 में basics जो हैं वो बताई गई हैं। तो introduction में हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि प्रीएम्बल में क्या क्या चीज़ें आती हैं और प्रीएम्बल में क्या चीज़ अहम है। तो फर्स्ट थिंग इज़ टू डिस्कस इज़ दैट कि डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेस। पीनल कोड में हमेशा ये बात आप ज़हन में रखें कि सिविल केसेस का मामला नहीं होगा, इसमें सज़ा की बात की जाएगी। सज़ा कौन से जराइम हैं और वो जराइम किस तरीके से आप ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है और किस सेक्शन के तहत कितनी सज़ा होनी है, इसमें सज़ा की बात होनी है। पीनल का मतलब सज़ा है। तो पाकिस्तान पीनल कोड, इसके अलावा मुख्तलिफ और भी एनेक्टमेंट्स हैं जो वक्त दर वक्त के साथ चेंजिंग होती आई, तो उसमें भी स्पेशल लॉज हैं। ये जनरल लॉज हैं। जनरल लॉज में ये बेसिक्स है। फिर उसके बाद अगर इसमें कोई प्रोविज़न किसी सज़ा की मौजूद नहीं है तो वो किसी और एनेक्टमेंट में किसी और एक्ट के तहत वो सज़ा दी जाएगी। तो डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेस होते हैं जो यहाँ से केस भेजे जाते हैं थाने से चालान की सूरत में 173 के तहत। वो अदालत में आते हैं, इलाका मजिस्ट्रेट या सेशन जज साहब के पास, तो उनको सज़ा वार करार दिया जाता है या बेगुनाह किया जाता है। तो इसके बाद ये फ़ोरम जो होता है वो इलाका मजिस्ट्रेट और जो मजिस्ट्रेट साहबान होते हैं या सेशन जज साहबान होते हैं वो इसको देखते हैं। सिविल जज साहबान इसको नहीं देखते। दोनों का ओहदा एक ही होता है, लेकिन जब वो क्रिमिनल केस का ट्रायल कर रहे होते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत किसी को चार्ज करते हैं, तो उसको उसके मुताबिक सज़ा दी जाती है। तो इसके अलावा प्रेसिडेंट्स होते हैं। ये जो जजमेंट्स होती हैं वो जजमेंट्स हमेशा फ़ैसला होता है किसी भी कोर्ट का कि उसको जजमेंट कहा जाता है। जजमेंट और ऑर्डर को भी हम डिस्कस बाद में करेंगे। तो जो फाइनल जजमेंट होती है उसको अपीलेबल भी होती है, निगरानी भी की जा सकती है। मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, वो लिखी हुई हैं। तो वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, एक हवाला जात बन जाते हैं कि जनाब इस तरह के केस में, इस तरह के मामलात में, इस तरह के एविडेंस में वो प्रेसिडेंट दिया गया था, तो वो कोर्ट को उससे सपोर्ट मिलती है फ़ैसला करने में। इस तरह अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो, कॉन्ट्रडिक्शन मींस निगेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन वर्शन। प्रोसिक्यूशन जो इस्तगासा के गवाह होते हैं, अगर उससे कोई कॉन्ट्रडिक्शन आप पैदा करते हैं तो लामहला आपका बंदा बरी भी हो सकता है। इसमें जो जजमेंट आती हैं, जजमेंट एक डिस्कस होती हैं, जजमेंट इन पर्सोनम एंड जजमेंट इन रेम। ये बहुत अहम बात है। ये इस तरह अगर आप फॉलो करेंगे मेरे लेक्चर्स को तो इंशाअल्लाह आप मुकम्मल कानून पर दस्तरस हासिल कर लेंगे। जजमेंट इन पर्सनम ये होती है कि एक ऐसी जजमेंट जो किसी ख़ास शख्स के ख़िलाफ़, जो उस मुल्ज़िम या मुद्दई या किसी के बारे में एक जजमेंट दी गई कि ये शख्स मुल्ज़िम है नहीं है, तो उसको इस सूरत में लिया जाता है, वो उसी शख्स पर लागू हो जाती है। इसके अलावा जजमेंट इन रेम जो होती है उसको ये होता है कि वो तमाम माशरे के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो वो प्रेसिडेंट जनरल बन जाता है। मिसाल के तौर पर एक जजमेंट में अगर जज साहबान ये व्यू देते हैं अपनी जजमेंट में
ऑबिटर डिक्टा और रेशो डिसाइडेंडी होता है। जो रेशो डिसाइडेंडी में ये चीज़ बात कहते हैं, फाइनल जजमेंट के आखिर में जो ऑपरेटिव पैराज होते हैं उसमें ये कहते हैं कि ये शख्स जो है इसने ये जुर्म किया है। फिर वो पूरे माशरे को अगर डिस्कस करते हैं कि इस किस्म के जराइम अगर किए जाएँ तो उसको सख्ती से उसका अमल दरामद किया जाए और उनको रोका जाए। और अक्सर ऐसी जजमेंट्स हाई कोर्ट्स में भी आपके सामने आई होंगी जिसमें ये कहा जाता है कि DPO साहबान को या IG साहबान को ये डायरेक्शन दे दी जाती है कि इस किस्म के मामलात में ऐसे डील करें, तो वो जजमेंट इन रेम होती है। तो आप हवाला दे सकते हैं कि ये जो जजमेंट है, जजमेंट इन रेम है, उसको हर किसी ने उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी होता है। इसी तरह एक और जजमेंट होती है। कभी ऐसा होता है कि कुछ फैसला जात जो होते हैं, इंसान गलती का पुतला है, जज साहबान भी इंसान होते हैं, तो वो गलत जजमेंट आ जाती है, तो वो जजमेंट इंक्यूरियम होती है। जजमेंट इंक्यूरियम जो होती है उसमें ये होता है कि वो इट मीन जजमेंट अवॉर्डेड इन केयरलेसनेस। जज ने केयरलेसनेस का एविडेंस का हवाला नहीं दिया, तो इसका हवाला भी है 2010 SCMR 1778 PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 579। तो इसमें अगर कोई जजमेंट ऐसी है जो जजमेंट इन क्यूरियम है, तो वो अगर उसको अपील में आप ख़ुद उसको करार नहीं दे सकते कि जजमेंट इन क्यूरियम है, उसको किसी अपील में अगर किसी जज साहबान ने हायर फोरम पर इसको जजमेंट इन क्यूरियम दिया है तो वो उसका अमल दरामद नहीं होगा। कुछ ऐसी जजमेंट्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जाकर उसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो वो इस वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट से या हायर फोरम से ये डिक्लेयर हो जाए कि ये गलत केयरलेसनेस की बिना पर हुई है, तो फिर वो इंसान उसको यूज़ नहीं कर सकता, उसकी अपर जो होगी वो अपहेल्ड होगी। रीज़नेबल पर्सन क्या होता है? नॉट अ लेमैन बट अ पर्सन ट्रेंड इन कैरिंग आउट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एविडेंशियरी मटेरियल सच एज अ जज और अ लॉयर। तो इसमें क्या होता है, कोई लेमैन नहीं होता, कोई ऐसा बंदा जो रीज़नेबल हो इन द आइज़ ऑफ लॉ, तो वो जज और लॉयर भी हो सकता है, तो वो रीज़नेबल पर्सन होगा, उसकी बात को वेट दिया जाएगा। तो इस तरह जनाब आगे हम आते हैं टाइटल सेक्शन 1 पर। ये प्रीएम्बल पर हुई है, जनरल डिस्कशन हुई है कि जजमेंट इन रेम क्या होती है, जजमेंट इन पर्सनम क्या होती है, जजमेंट इन क्यूरियम क्या होती है, प्रेसिडेंट क्या होता है और उनको कहाँ पर ट्रायल किया जाता है। टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, ये सेक्शन 1 है। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द पाकिस्तान पीनल कोड एंड शैल टेक इफेक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान। ये जनरल हर सेक्शन फर्स्ट जो होता है किसी भी एक्ट का, उसमें ये टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड उसका बताया जाता है कहाँ पर है। पंजाब में होगा, पाकिस्तान में होगा, सिंध में इसका अमल दरामद होगा या नहीं होगा। तो ये जब ये बात लिख दी गई तो पाकिस्तान पीनल कोड पूरे पाकिस्तान में ये इनेक्टेड होगी। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन पाकिस्तान। तो ये बात है कि जहाँ पर ऑफेंस होगा उसको सज़ा वहीं मिलेगी। अब मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी है लेकिन उसने कोई जुर्म किया इंडिया में या यूके में या अमेरिका में, तो उसको सज़ा यहाँ पर नहीं मिलेगी कि जनाब उसने चोरी की है अमेरिका में, यहाँ पर उसके ख़िलाफ़ FIR नहीं होगी क्योंकि उसने जुर्म यहाँ नहीं किया। जुर्म जहाँ पर पाकिस्तान में करेगा तो पाकिस्तान में उसकी सज़ा मिलेगी। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट कि जहाँ पर वो जुर्म करेगा, जिस इलाके में करेगा, वहीं उसके ख़िलाफ़ FIR होगी। तो इस तरह ये सेक्शन 2 था। सेक्शन 3 है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। यहाँ पर आगे इसको क्लियर कर दिया गया और क्लियर इस तरह किया गया कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कुछ ऐसे जराइम जो कहीं और किए गए लेकिन उनकी सज़ा यहाँ पर की जा सकती है, उनका ट्रायल यहाँ हो सकता है, तो वो इधर ट्राइड होंगे। वो स्पेशल मिसाल के तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई
अब यहाँ का बंदा भी इन्वॉल्व है और बाहर के मुल्क का, चाहे अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका के अलावा यूके में या कहीं पर बैठा हो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो वो ही दैट पर्सन इज़ इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉम पाकिस्तान. The money has been transferred by money laundering from Pakistan to Switzerland banks. तो वहाँ पर ये होगा कि वो भी, क्योंकि उसने यहाँ से पैसा लिया हुंडी के ज़रिए या किसी और गैर कानूनी तरीके से, तो उसको भी ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन अगर ये स्पेशली प्रोवाइडेड है तो इस तरह ये ऑफेंस हमने डिस्कस कर लिए. आगे इसमें थोड़ा सा ये डिस्कस होता है थ्योरी ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड. The jurisdiction of local courts extends over the ships having its flags, whether the ships are sailing or anchored, whether on the high seas or in the river below the bridges where the tide ebbs and flows and where great ships go. तो इस तरह थ्योरी ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड जो है ये भी डिस्कस होती है कि वो इसी तरह के अगर जुरिस्डिक्शन बाहर कहीं चली जाती है तो वो फिर आगे भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और उसको सज़ा दी जा सकती है. इस तरह सेक्शन 3 को हमने डिस्कस कर लिया. सेक्शन 4 है कि इसके अलावा आप extension of code to extraterritorial offences. The provision of this code apply also to any offences committed by any citizen of Pakistan or any person in the service of Pakistan or in any place without or beyond Pakistan. इसकी explanation ये है, in this section the word offence include every act committed outside Pakistan which if committed in Pakistan would be punishable under this code. यहाँ पर वही बात है कि आगे कहा गया कि ये पाकिस्तान में ऑफेंसेस हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऑफेंसेस हैं जो बाहर भी किए जा सकते हैं. मिसाल के तौर पर इसमें इलस्ट्रेशंस हैं. अ पाकिस्तान सब्जेक्ट कोमिट्स, सब्जेक्ट मतलब ऑफेंस जो किया है मुलजिम ने, commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted of murder in any place in Pakistan in which he may be found. कि उसने मर्डर किया, कमिटेड अ मर्डर इन युगांडा, ट्रायल उसका यहाँ पर किया जा सकता है. ऑफेंस वहाँ पर होगा, ट्रायल यहाँ पर उसका किया जा सकता है. इस तरह अ फॉरेनर हु इज़ इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान कमिट्स अ मर्डर इन लंदन, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान इन विच ही मे बी फाउंड. अब वहाँ से वो भाग कर आ जाता है तो ट्रायल उसका यहाँ पर किया जा सकता है. अ ब्रिटिश सब्जेक्ट लिविंग इन जूनागढ़ instigates E to commit a murder in Lahore, D is guilty of abetting murder. अब D जो है ब्रिटिश सब्जेक्ट लिविंग इन जूनागढ़, जूनागढ़ में बैठकर वो अबेट करता है कि उसको किसी शख्स को लाहौर में जाकर कत्ल कर दो, तो उसने ये जुर्म यहाँ भी उसका ट्रायल हो सकता है. तो सेक्शन 4 के तहत एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, मतलब है ये नहीं है कि कोई शख्स पाकिस्तान के किसी शहरी को कत्ल कराकर बाहर बैठकर कत्ल कराने की कोशिश करे तो वो उससे बच जाए, इस तरह नहीं बच जा सकता, उसको यहाँ पर ट्रायल किया जा सकता है. तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है सेक्शन 4 पीपीसी के तहत, और इस तरह उसको कोई इस तरीके से छूट नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले. पाकिस्तान से बैठकर अगर पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान के कानून को वो वायलेट करेगा तो उसको फौरी तौर पर पकड़ का सामना करना पड़ेगा. सेक्शन 5 है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट. अब कुछ ऐसे कवानीन हैं जो पैरेलल चलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मनी लैंडिंग एक्ट जो बाद में अब बना है. इसके अलावा दूसरे ऑफेंसेस जो बने जाते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ नारकोटिक्स हो गया, CNSA हो गया, जिस तरह चर्स अफीम वगैरह होती है वो यहाँ पर ऑफेंसेस नहीं लिखे हुए. तो इस तरह वो ऑफेंसेस उनको रोका नहीं जा सकता, वो बाद में इसको उन ऑफेंसेस के तहत उनके मुताबिक उस शेड्यूल के तौर पर उनको सज़ा दी जा सकती है. तो दिस इज़ ऑल द एक्सप्लेनेशंस ऑफ सेक्शन 1 to 5. प्रीएम्बल को हमने डिस्कस किया, जुरिस्डिक्शन को हमने डिस्कस किया, जजमेंट्स को हमने डिस्कस किया, प्रेसिडेंट्स को हमने डिस्कस किया, रीजनेबल पर्सन को हमने डिस्कस किया. तो ये जनरल प्रोविजन है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी
की जा सकती है और इसका एक्सटेंड जो है पाकिस्तान में भी हो सकता है और पाकिस्तान से बाहर किन किन हालात में हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 से हम स्टार्ट करेंगे। इस दौरान अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।